तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का सीबीएसई के द्वारा जो ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसको मैं हिंदी में लेके आया हूँ आप सभी के लिए विद सॉल्यूशन के साथ में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार से मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आज की इस वीडियो में आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट पे आपने फॉलो नहीं किया है तो जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल सा आज का हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है इम्पोर्टेंट आपका जो सैम्पल पेपर है और आंसर किस तरह से उसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा, इसमें हम उससे पहले जानते हैं कि हमारे जो सेक्शन होंगे वो किस किस तरह के होंगे। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, हाँ, तो इसमें देखिए आपके 3 सेक्शन होंगे ए बी सी। ठीक है, और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 से 15 यानी कि ऑप्शन वाइज होंगे, कुछ रिक्त स्थान वाले होंगे, कुछ सत्य असत्य होंगे। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद 16 से 17 जो है वो आपके 3 मार्क्स के प्रश्न होंगे 4। ठीक है, और फिर 18 से 22 जो है वो आपके 3 मार्क्स के होंगे और 23 से 27 आपके 5 मार्क्स के होंगे और 28-29 आपके जो मैप है उससे संबंधित है। तो अब हम अपने जो हमारे 1 मार्क्स के प्रश्न हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है डैश और डैश घनत्वों का पता लगाना चाहिए मानव भूमि अनुपात में बेहतर जानकारी के लिए। यानी कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि मानव भूमि अनुपात में बेहतर जानकारी के लिए हमें किस घनत्व का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर है हमें शारीरिक और कृषि घनत्व का पता लगाना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये बताना है कि उनके अनुसार एक सही क्रम निम्नलिखित दृष्टिकोण व्यवस्थित करें। यानी कि आपको विकास के अनुसार एक सही क्रम बताना है। ठीक है, यानी कि पहले स्थानीय संगठन आता है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण आता है, क्षेत्रीय विभेद आता है, मानवतावादी दृष्टिकोण आता है। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाना है आरोही क्रम, मतलब कि जैसे जैसे विकास होता जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, फिर क्षेत्र भेद की बात करते हैं, फिर स्थानिक संगठन और उसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो ये होता है विकास का सही दृष्टिकोण। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पन्ना, पारा, पल्ली, नागला और धानी बस्तियाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आंसर है इसका हेमलेटेटिव बस्तियाँ, यानी कि हिंदी का नाम जो होगा आप देख सकते हैं, अपनी बुक में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जांच करें कि आमतौर पर निम्नलिखित समस्याओं में किसका सामना किया जाता है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के जो गांव हैं वहाँ पे आमतौर पर किन समस्याओं का सामना किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बाढ़ और सूखे की घटना का यहाँ पे सामना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हट गया है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ मतलब कि यहाँ पे किस कार्यक्रम के तहत ये चलाया गया था। क्या पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, संरक्षण के लिए ग्रामीण आबादियों को सक्षम बनाना, मत्स्य पालन और वनीकरण। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसके तहत ये सारे कार्य किए गए थे। तो वो ये था हरियाली का कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की जनसंख्या उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाजित कीजिए। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है हमें इसको उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाजित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले आएंगे मुख्य कार्यकर्ता, फिर सीमांत श्रमिक, फिर आएंगे गैर श्रमिक। ठीक है, उसके बाद आता है मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो सिंपल सी बात है, मानव विकास की अवधारणा को डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो निम्नलिखित में से विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है, गेहूँ है, क्योंकि गेहूँ एक अनाज है जिसको हम क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें यहाँ पे इनका मिलान करना है। ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो इसका मिलान इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि गंगा नदी की सफाई के लिए भारतीय सरकार के द्वारा कौन सा
कार्यक्रम शुरू किया गया? तो गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर आता क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि KPO में निम्न में से नॉलेज प्रेसिंग का उदाहरण नहीं है। यानी कि KPO के लिए निम्नलिखित में से एक प्रेसिंग का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा है? सूचना का संग्रह। अब एक KPO क्या है? आउटसोर्सिंग, यानी कि आपका मतलब जो सूचना का अधिकार है उससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या के उच्च घनत्व के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक संबंधित अफ्रीका में स्थित कटम्बा जंबिया पठार में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि अफ्रीका में स्थित कटम्बा जंबिया पठार में पाए जाने वाले जनसंख्या के घनत्व के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो है प्रचुर मात्रा में कॉपर की उपलब्धता। ठीक है, तो कॉपर क्या है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या कहते हैं, वस्तु है, उससे उसी की वजह से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी देश में युवा आबादी का बड़ा अनुपात है तो इसका क्या मतलब होगा? यानी कि किसी देश की अगर युवा मतलब आबादी बहुत युवा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वहाँ की उच्च जन्म दर और जनसंख्या युवा है। सिंपल सी बात है, वहाँ की जन्म दर उच्च है जिसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या भी युवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, एक लास्ट बचता है एक नंबर के प्रश्नों का। वो ये है कि निम्नलिखित जनसंख्या विशेषताओं में कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों से आयु और कौशल चयन प्रवास का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा विशेषता है जो जनसांख्यिकी ग्रामीण क्षेत्रों से आयु और कौशल प्रवास का प्रतिकूल नहीं है? तो वो है आयु और लिंग संरचना में संतुलन। आयु और लिंग संरचना में संतुलन जनसंख्या विशेषताओं में से नहीं है। अब हम चलते हैं अपने जो हमारे स्रोत आधारित प्रश्न हैं, 2 या 3 प्रश्न हैं उससे की तरफ। तो सेक्शन 20 स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा 3 मार्क्स के प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका दिया गया है जो स्रोत है उसका, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दौराला के लोगों को किस प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है? तो आंसर है जल प्रदूषण। अब जब ये जो स्रोत दिया हुआ है जब ये पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि आंसर मैं ये कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब कि पॉइंट सेकंड है कि किस प्रक्रिया के कारण भूजल दूषित हो जाता है? तो वो है लीचिंग के कारण भूजल दूषित हो जाता है। ठीक है, सी है ग्रामीणों को ही स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो जल भंडारण क्षमता में वृद्धि। और घ है कि भूजल के लिए कौन सी जल संरक्षण नीति संदूषण जल को कम करने में मदद करती है? यानी कि भूजल का जो जल है उसके संरक्षण करने के लिए जो रणनीति है वो उसको कम करती है। किसको? जो प्रदूषण होता है उससे। वो कौन सा है? बारिश के पानी का संग्रहण करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये वाला है कि यहाँ पे एक आपको ये ग्राफ दिया गया है, आपको इसका अध्ययन करना है और उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न और आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपल सा। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए आंसर है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ए है हमारा, ए से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे दिया गया। ए है कि ग्राफ यानी कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार होती है? यानी कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस प्रकार होती है? तो जनसंख्या वृद्धि होती है जन्म दर और मृत्यु दर के कारण। यानी कि जब जन्म दर ज़्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगी तो वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद है ख है कि उच्च उतार चढ़ाव वाले चरण में से निम्न का संक्रमण क्या होता है? उतार चढ़ाव का चरण इंगित कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि उतार चढ़ाव का आपको चरण जो है वो इंगित करते हुए आपको बताना है कि उच्च उतार चढ़ाव वाले
चरण से निम्न संक्रमण क्या होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, तो इसका एक ही आंसर बनता है। वो आंसर क्या है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। इस वाले पेज पे है, ये वाला आंसर है। एक सेकंड, हाँ ये वाला आंसर है इसका कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव, इसकी वजह से। उसके बाद आता है तीसरे में पूछा गया कि दिए गए ग्राफ से आप किस स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं विकासशील देशों के, यानी कि विकासशील देशों के बारे में दिए गए ग्राफ से आप किस स्थिति का पता लगाते हैं। तो हम पता लगाते हैं जन्म दर और उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। यहाँ पे ये बताना है उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उच्च जन्म दर और कम जन्म दर लिखा है, बेसिकली यहाँ पे है उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, ठीक है। उसके बाद आता है जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, यानी कि जो जनसंख्या का हमें चार्ट दिया गया है उसमें किस चरण में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। तो एक है दूसरा और एक है चौथा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, चाहे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक सेकेंड, सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में हमारे 3-3 मार्क्स के प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि भारत में सिंचाई के लिए पानी की उच्च मांगों को उचित ठहराए, यानी कि भारत में सिंचाई के लिए जो पानी की उच्च मांगें उठाई गई हैं वो सही हैं। वो कैसे सही हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कैसे सही है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। दोस्तों मैं ये वाला आंसर आपको पूरी तरीके से पढ़ के नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये समझाऊंगा तो वीडियो आपकी 1 घंटे की बन जाएगी। ऑलरेडी आपकी वीडियो 8 से 10 मिनट की हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ 20 मिनट में आपकी वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो प्रश्न आप इस सीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो कहा है हमारा कि भारत में वर्षा केवल कुछ महीने के लिए ही होती है और इसलिए अन्य महीने में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो वर्षा असमान और क्षीण होती है, अल्प वर्षा के कारण पठार सूख जाते हैं और कृषि नहीं हो सकती। तो सिंचाई के अभाव के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भी है कि जूट, गन्ना और चावल जैसी कुछ फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जो कि सिंचाई के द्वारा पूरी की जा सकती है। खेतों में HYV बीज उर्वरकों और कई फसलों का उपयोग सिंचाई को ज़रूरी बनाता है, ठीक है। तो सिंचाई की आवश्यकता इस तरह से सही है। उसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसी के अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि वर्षा जल संचयन को कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक माना जाता है। जल संसाधनों का संरक्षण के तौर पे इसका आंसर आपको देना है। तो वर्षा जल हमें संग्रहण के विशेषताओं के बारे में हमें बताना है और कैसे करना है वो बताना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच बुनियादी अंतर क्या है, यानी कि भारत में ग्रामीण और जो शहरी बस्तियाँ हैं उनके बीच बुनियादी अंतर क्या है। तो बुनियादी अंतर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट हैं। ग्रामीण बस्तियाँ भूमि आधारित अपनी बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं को प्राप्त करती हैं। ये ग्रामीण प्राथमिक क्रियाएं करती हैं, कच्चे माल का उपयोग करती हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। बीज है वो शहर आर्थिक, यानी कि वे सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। न केवल शहरी निवासियों के लिए बल्कि ग्रामीण वासियों के लिए भी भोजन और कच्चे माल के बदले में उनकी भीतरी इलाकों में ये कार्य करते हैं। शहरी और ग्रामीण बस्तियों के बीच संबंध है, परिवहन और संचार नेटवर्क के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। गहन सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। ग्रामीण लोग कम मोबाइल वाले हैं और इसलिए ये सामाजिक हैं, उनके बीच संबंध आंतरिक हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में औपचारिक सामाजिक संबंधों के साथ जीवन बिताना जटिल होता है, ठीक है। तो आपको पता चला भारत में ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच क्या क्या मुख्य अंतर हैं, ये आपको पता चला, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको ये बताना है
बताइए कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव भूगोल कैसे अधिक हो गया, इसके दृष्टिकोण में एकीकृत और अंतर अनुशासनात्मक। यानी कि यहाँ पे प्रश्न ये है कि 20वीं शताब्दी में एकीकृत और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से मानव भूगोल किस तरह से महत्वपूर्ण हो गया, आपको ये बताना है। तो मानव भूगोल के बारे में यहाँ पे देखिए सारी पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इन सभी जो पॉइंट है उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए सारे पॉइंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कुछ दुनिया ऐसे परिदृश्यों के कारण का पता लगाएं जो दुनिया के कुछ देशों में उच्च मानव विकास सूचकांक हैं। यानी कि कुछ देशों में जो मानव विकास का सूचकांक है वो उच्च है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं? तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, आइए जानते हैं। ऐसे दो या तीन कारण हैं। पहला कारण है सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी व्यय, फिर दूसरा है देश की राजनीतिक वातावरण, और फिर तीसरा है इनमें से कई देश पूर्व की शाही शक्तियाँ रह चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी का आंसर देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मतलब पूरी तरीके से नहीं समझाऊंगा, जितना आपको समझ में आ रहा है वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारा 1 मिनट, कौन सा प्रश्न था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का 8वें का ये प्रश्न है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया है कि दुनिया में विकास का अध्ययन करने के लिए किसी भी 3 दृष्टिकोण की हमें क्या करना है, उसका बताना है कि 3 दृष्टिकोण के बारे में। तो सबसे पहला दृष्टिकोण है आय का दृष्टिकोण, यानी कि उसके आयाम को हमें बताना है। फिर दूसरा है कल्याण दृष्टिकोण, और तीसरा है बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण, और फिर है क्षमता का दृष्टिकोण। तो 3 पूछे जाए तो आप वहाँ पे 4-5 लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आय के दृष्टिकोण, कल्याण दृष्टिकोण, बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण और क्षमता का दृष्टिकोण। तो आपको पता चला कि दुनिया में मानव विकास का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से 3 दृष्टिकोण हैं। वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 ही आपको बताने के लिए बताया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए निहितार्थ आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र का विकास अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट में आंसर दिए गए हैं, तो आप इन सभी आंसर को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सभी प्रश्नों के आंसर को पढ़ सकते हैं, और आंसर किस तरह से लिखना है वो मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने पॉइंट हैं, 10, 12, 15, 20 पॉइंट हैं यहाँ पे। आपको अगर देखिए ये आपके जो प्रश्न है बड़े प्रश्न है, तो आपको 2 पेज में इसका आंसर लिखना होगा कम से कम, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बताना है हमें भारत में प्रवास के आर्थिक परिणाम क्या है। यानी कि भारत में जो प्रवास होता है, एक शहर से दूसरे देश में लोग जाते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है। हालांकि लोगों को तो नहीं पता, लेकिन हमें जो बुक में बताया गया है उसके तहत क्या क्या परिणाम निकलते हैं। तो ये सारे के सारे परिणाम यहाँ पे निकलते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है। तो वर्ड इधर से उधर होंगे 2-4, तो आप उसको मैनेज करके आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा का पूरा प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि गंभीर रूप से उन सामाजिक आर्थिक लाभों का विश्लेषण करें जिनके द्वारा अनुभव किया जा रहा है भरमौर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का कार्यवान हिमाचल प्रदेश का। यानी कि आपको यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश में चलाए जाने वाले भरमौर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास योजना का कार्यान्वयन गंभीर रूप से उन सामाजिक आर्थिक लाभों का विश्लेषण करता है जिनका इन हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है। उसका हमें बताना है किसके तहत, आदिवासी विकास परियोजना के तहत, ठीक है। तो ये चलाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स सारे के सारे दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर मैं आपको यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों के आंसर को पढ़ सकते हैं ईजिली,
ठीक है। उसके बाद है हमारा 24 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि नहर कमान क्षेत्र में नहर कमान क्षेत्र यानी कि इंदिरा गांधी में स्थित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को गंभीर विश्लेषण करें। यानी कि इंदिरा गांधी में स्थित जो नहर कमान क्षेत्र है उसकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए उसकी हमें गंभीर रूप से चर्चा करनी है। तो पहला है जल प्रबंधन नीति का सख्त क्रियान्वयन किया गया, नहर परियोजना चलाई गई। दूसरा, सामान्य तौर पर फसल के पैटर्न में पानी की गहन फसलों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। फिर CAD कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। अब वनीकरण किया गया। क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब भूमि आर्थिक पृष्ठभूमि वाले आवंटियों को प्राप्त किया जाए। क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता केवल माध्यम से नहीं की जा सकती, कृषि और पशुपालन का विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सारे के सारे। प्रश्न है हमारा कि इंदिरा गांधी में स्थित नहर कमान क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं गंभीर रूप से हमें उनकी क्या करनी है, विशेषताओं को बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सभी प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में प्रश्न है कि विकसित और विकासशील देशों में प्रचलित वाणिज्य पशुधन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यानी कि विकसित और विकासशील देशों में जो वाणिज्यिक पशुधन है उसकी हमें विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आइए विशेषताओं को यहाँ पे जानते हैं। एक तो है खानाबदोश ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के चरागाहों के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में, ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं आंसर किस तरह से लिखना है। वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं आंसर आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने प्रश्न का आंसर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि विकासशील देश और शहरी बस्तियों से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करें। यानी कि हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो विकासशील देश हैं और जो शहरी बस्तियाँ हैं उनसे जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए इन प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। ये 5 समस्याएं तो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और बाकी की समस्याएं यहाँ पे देखिए नीचे दी हुई हैं। एक सेकेंड, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे दी गई हैं बाकी की समस्याएं क्या है। एक तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हैं, ठीक है। फिर है पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि विकासशील देशों में और शहरी बस्तियों में होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर किस तरह से आपको लिखना है। मैं आपको सारे प्रश्नों के आंसर दिखाता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमसे पूछा गया है भारत के 3 खनिज बेल्ट की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी। सिंपल सा ये प्रश्न है, बाकी से पढ़िए कि रासायनिक और भौतिक के आधार पर खनिजों को 2 समूह में वर्गीकृत करें। गुण और प्रत्येक समूह के खनिजों का एक उदाहरण देते हुए किसी भी 2 का उल्लेख करें। यहाँ पे हमें भारत के 3 खनिज बेल्टों को बताना है और खनिज के कौन कौन से प्रकार हैं आपको वो बताना है। तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारे धात्विक खनिज, ठीक है। एक होते हैं हमारे गैर धात्विक खनिज, ठीक है। तो धात्विक और गैर धात्विक खनिज के बारे में हम पहले बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया, उसके बाद हमारी जो बेल्ट हैं उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की बेल्ट है, एक तो पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र की बेल्ट, फिर है दक्षिण पश्चिमी पठार क्षेत्र की बेल्ट और है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उसकी बेल्ट। तो ये तीनों के जो बेल्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 27 वो ख़त्म हुआ। अब आता है हमारा मैप पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो मैप से संबंधित जो प्रश्न है उसके लिए मैं मैप लेके आया हूँ आपके सामने। मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रश्न देख लीजिए। जनसंख्या का सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो हमें इंगित, मतलब ये प्रश्न है था, ये अरुणाचल प्रदेश दिया नहीं है, हमने लिखा है। तो जनसंख्या का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। शहरीकरण के उच्चतम स्तर वाला राज्य है गोवा, ठीक है। बेंगलुरु एक मेगा सिटी है। मयूरभंज एक लॉयस खान है। जामनगर एक तेल रिफाइनरी है। कटनी एक बॉक्साइट खाइन है। नेवेली लिग्नाइट फील्ड है।
तो ये देखिए यहाँ पे कैसे बनना है भारत के मैप में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आएगा ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट भरने हैं, लिखना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है, और आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें हमें वर्ल्ड मैप दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में हमें क्या बनना है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें आपको अफ्रीका के एक खानाबदोश हेरिंग, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे है अफ्रीका का एक क्षेत्र जहाँ पे खानाबदोश हेरिंग का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। बी एक मेगा सिटी है। सी एक वाणिज्यिक अनाज खेती का अभ्यास करता है, ठीक है। दक्षिण एशिया का मेगा सिटी डी है। और ई है उत्तरी अमेरिका का सहायक सभा का अभ्यास करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पे आपको भरना है। तो वो सारे मैप यहाँ पे देखिए भरे हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये स्टेपीज दिया हुआ है, ठीक है। टोक्यो है, सहारा है, ठीक है, और बाकी के 2 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये मैप आया हुआ था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से आने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यूट्यूब पर किसी ने हिंदी में भी उनका ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।